चुके हैं, गिरफ्त में है, मुगलों के क्या है, गिरफ्त में है ये, और मुगल कैद से अभी तक ये आजाद नहीं हुए हैं। कब? जब तक कि औरंगजेब का मृत्यु नहीं हो जाएगा, उसके बाद ही वो आजाद होंगे। तो इसी के कालखंड में आप देखेंगे तो उत्तरवर्ती मुगल और स्वतंत्र होते मुगलों के क्षेत्र, ये भी हम देखेंगे, जिसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम का कालखंड आता है। कहाँ पे? समवर्ती क्षेत्र यानी भारत के मुगलों के क्षेत्र में। यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम उत्तरवर्ती जो मुगल है वो उसके रूप में राज्य करता है, और 1707 से 1712 का कालखंड ये हम लोग ने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1707 जैसे ये बादशाह बनता है तो तुरंत इसने सबसे पहला काम किया कि ये, जैसे औरंगजेब के समय में कई क्षेत्रों में स्थिति गड़बड़ हो गई थी, मुगलों के जो संबंध थे वो खराब हो गए थे, उसको सुधारने की कोशिश के क्रम में एक कदम ये भी था कि बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, साहू को कैद से रिहा किया। और साहू को कैद से रिहा किया तो उसकी एक छोटी सी कमी आप ऐसे कह सकते हैं, रिहा तो कर दिया कि मराठाओं से हमारी जो संबंध है वो सही हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने इनको बादशाह या साहू को महाराज नहीं घोषित किया। जैसे राजा, जैसे शिवाजी राजा थे अपने मराठा क्षेत्र के, तो ये उनके पौत्र थे, लेकिन इनको उन्होंने क्या महाराज जैसा कुछ घोषित नहीं किया। और क्योंकि मराठा क्षेत्र में तो अव्यवस्था चल ही रही है, क्योंकि अभी कोई बहुत स्पष्ट है नहीं, और जब ये साहू को रिहा कर दिए तो मराठाओं से जिनके संबंध सुधरने के लिए स्टार्ट इन्होंने अपने हिसाब से कर दिया, लेकिन छोटी सी कमी के चलते इन्हें महाराजा नहीं घोषित किया। इसलिए यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे साहू यहाँ पर पहुंचे, मराठा क्षेत्र में पहुंचे होंगे, तो उन्होंने, उनके साथ क्या घटना घटी कि वहां राजा राम की विधवा, उनका नाम ताराबाई था, राजा राम की विधवा का नाम क्या था, ताराबाई। ये ताराबाई जो है उनके एक अल्पवयस्क पुत्र थे, शिवाजी द्वितीय जिनका नाम था, उनके नाम से क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे ये लोग, ठीक है। और जब ये पहुंचे साहू कैद से आजाद होकर के, तो भाई वास्तविक शासक तो उत्तराधिकारी ये अपने आप को मान रहे हैं, और इसी के क्रम में क्या हो गया, संघर्ष पैदा हो गया, क्योंकि यहाँ पे शासन चल रहा है और ताराबाई इतनी आसानी से तो छोड़ेंगी नहीं उनको, मतलब अपने जो शासन क्षेत्र है उसको कौन छोड़ देगा, कोई नहीं छोड़ेगा। तो उसी के क्रम में क्या हो रहा है, इनके साथ टकराव की स्थिति पैदा हो गई, और टकराव की स्थिति जब पैदा हुई तो साहू के साथ जब ये टकराव हो रहा है तो अलग अलग मुगल के जो पेशवा वगैरह है, आप ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग गुटों का साथ दे रहे हैं, ठीक है, अलग अलग, मतलब कुछ लोग ताराबाई के साथ है और कुछ लोग साहू के साथ है। और अंत में ये जो बालाजी विश्वनाथ मैंने कहा है, इन्हीं के क्रम आते आते क्या हुआ, साहू ने अंततः क्या कर लिया, अपनी सत्ता को इन्होंने प्राप्त कर लिया। और इसी के बाद इनके चहीते हो गए, और 1713 से 1720 का कालखंड है बालाजी विश्वनाथ का। मतलब बालाजी विश्वनाथ की जो कुशल नीति थी वो बहुत ही अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे, ठीक है। और उसी कूटनीति के चलते उन्होंने जो अन्य लोग थे, उस समय पेशवा नहीं थे फिलहाल, ठीक है, लेकिन अन्य लोग जो थे उनको उन्होंने क्या किया, मिला लिया, किसके पक्ष में, साहू के पक्ष में। और जब साहू के पक्ष में छोटे छोटे सरदार और छोटे छोटे जागीरदार मिलने लगे तो जाहिर सी बात इनकी स्थिति साहू की मजबूत हो गई, और ये क्या हो गए, अपने जो राज क्षेत्र पाना चाहते थे उस पर ये काबिज हो गए, ठीक है। और उसके बाद इन्हीं के कालखंड में क्या हुआ, 1713 से 1720 में पेशवा को उन्होंने महत्ता दे दी, इन्होंने क्या कर दिया, पेशवाओं को क्या कर दिया, महत्ता दे दी। और आप ऐसा कर सकते हैं 1713 से 1720 आते आते बालाजी विश्वनाथ जो थे, अब ये स्पष्ट रूप से मराठा क्षेत्र का शासन का संचालन कर रहे हैं। कौन कर रहा है, बालाजी विश्वनाथ। ये पेशवा भले है लेकिन अब साहू से ज्यादा कार्यभार ये संभाल रहे हैं, क्योंकि इनकी योग्यता और कुशलता बहुत ही अच्छे दर्जे की थी। और इसी के रूप में इन्होंने क्या किया, मराठा साम्राज्य का कुछ विस्तार भी किया, ठीक है, उस क्षेत्र को थोड़ा सा सुदृढ़ भी किया, टैक्सेशन वगैरह काफी अच्छे से सुधारा। और इन्हीं के ही एक बेटे थे बाजीराव प्रथम, ठीक है, 1720 में इनका देहांत हुआ। 1720 से 40 के बीच में हुआ क्या कि बाजीराव प्रथम अगले पेशवा बने, ठीक है, मराठा स्पष्ट पेशवा। और इन्हीं के समय में आप ऐसे कह सकते हैं कि ये अभी भी इनके, मतलब जो राजा होते हैं उनके, जैसे शिवाजी के क्रम पे जो छत्रपति थे उनके अंदर ही ये काम कर रहे हैं अभी भी, लेकिन इनकी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। मतलब अगर ये चाहें तो संघर्ष छेड़ करके आजाद भी हो सकते थे, इतनी ताकत थी इनके पास। लेकिन अभी भी ये क्या कर रहे हैं, मराठाओं के जो क्षेत्र हैं उनको, उनका क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। और इन्होंने शिवाजी, मतलब इनकी युद्ध नीति आप ऐसे कर सकते हैं, शिवाजी के बाद ये गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक थे,
शिवाजी प्रतिपादक थे गुरिल्ला युद्ध के, जिससे मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। और ये युद्ध नीति बड़ी अच्छी मानी जाती है क्योंकि उनके पास कम सेना होती थी। पहाड़ों का युद्ध है ये, जंगलों और पहाड़ों के युद्ध में ये युद्ध का शैली काम आती है। ठीक है, महाराणा प्रताप भी ऐसे ही युद्ध, गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं। आगे चलकर हुआ क्या कि धीरे धीरे जब आगे ये बात बढ़ी तो बाजीराव प्रथम अपना जब विस्तार कर रहे थे तो नीचे निजामों, कर्नाटक में जो निजाम वगैरह है, इनको भी इन्होंने धूल चटा दी है। उसके बाद ये उत्तर में अपना विस्तार करना शुरू करते हैं। और आप ध्यान देंगे तो 1720 से 1740 का समय है। और इस समय कौन है यहाँ पर? मोहम्मद शाह रंगीला। अब आप समझ सकते हैं कि ये कैसा शासक है। इसको आपने पढ़ रखा है। बहुत ज्यादा तेजस्वी और प्रभावशाली शासक नहीं है, गिड़गिड़ाने वाला और ऐसो आराम में डूबा रहने वाला शासक था ये। ठीक है, बस सत्ता इनकी बची रही, ऐसा चाहते थे। तो इसी के कालखंड में हो क्या रहा है कि इन्होंने मुगलों के जो दिल्ली है वहां पर घेरा डाल दिया। इन्होंने क्या किया? दिल्ली पर घेरा डाल दिया, बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया। किसने? बाजीराव प्रथम ने। और इन सब क्षेत्रों को जीतने लगे ये। वहां मुगल सेना क्या हो गई? अस्त व्यस्त होने लगी। समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आखिरकार करें क्या। और अंत में उन्होंने, और ये सब कर क्यों रहे थे? क्योंकि मालवा एक समृद्ध क्षेत्र था और ये चाहते थे कौन? बाजीराव प्रथम की मालवा की सूबेदारी मुगल इनको दे दे। और इन सब से त्रस्त आकर, क्योंकि सीधे पंगा तो ले नहीं सकते थे बाजीराव से, और इनके पास ऐसा लग रहा था कि कोई ताकत तो थी नहीं, भले ये राजा थे, इनको ऐसा लग रहा है कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। और इन्होंने एक मान लिया इन बात को कि जो बाजीराव प्रथम है, इनका जो सुझाव था या इनका प्रस्ताव था कि मालवा की सूबेदारी हमें दे दी जाए, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या कर दिया? ये सूबेदारी इनको सौंप दी। कही ठीक है भैया, आप मालवा की सूबेदारी संभालिए। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही आप ध्यान से देखेंगे तो बंगाल स्वतंत्र हो गया है, हैदराबाद स्वतंत्र हो गया है, अवध भी क्या कर रहा है? अपनी स्वतंत्र स्थिति प्राप्त कर चुका है। समझ पा रहे हैं? रुहेलखंड, पंजाब, भरतपुर, इन सब क्षेत्रों में आप ध्यान से देखेंगे तो यही तो कालखंड था इसी का, कि भले ये शासन कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है? लोग स्वतंत्र हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी कितनी ताकत थी कि इन्हें रोक पाते। ठीक, इसके बाद ही क्या हो रहा है? 40 के समय में ही ये सब होने के बाद एक समय और भी आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है? नादिर शाह का आक्रमण भी हो रहा है। एक तो वैसे ही ये क्या है, इनका लुटिया डूब रहा है, नादिर शाह ने बची खुची जो किस्मत थी वो भी इनकी क्या कर दी? खराब कर दी। आकर के क्या कर दिए? अटैक वगैरह कर दिए और दिल्ली में बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल गई। अव्यवस्था फैलने का मतलब ये है कि अगर कोई आकर के लूटपाट मचाए किसी क्षेत्र में और आपका राजा बेबस हो जाए तो आप क्या करेंगे? यही कहेंगे ना कि यार ये तो किसी काम का नहीं है। तो अव्यवस्था फैल गई थी। उस अव्यवस्था के चलते मराठा इस तरफ और ज्यादा क्या हो रहे हैं? ताकतवर हो रहे हैं। ठीक, 1740 में बाजीराव प्रथम का देहांत होता है और इन्हीं के अगले पुत्र है बालाजी बाजीराव। आप ऐसे कह सकते हैं, इनके सरनेम और इनका नाम दोनों आगे का नाम मिला करके अगला नाम मिल रहा है आपको बालाजी बाजीराव, जो 1740 से 1761 के बीच में थे। सबसे 1740 से 1761 के बीच में थे। इनका एक नाम और था, इनका उपनाम था नाना साहब। इनका उपनाम क्या था? नाना साहब। ये अगले पेशवा बने और इन्हीं के समय में आप ऐसे कह सकते हैं कि पेशवा स्वतंत्र हो गए। इन्हीं के समय में क्या हो गए? पेशवा स्वतंत्र हो गए। और इन्हीं के समय में आप ऐसा कह सकते हैं कि सालसीट द्वीप वगैरह, बसीन वगैरह को इन्होंने क्या कर लिया था? छीन लिया था। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको बताऊंगा, अगर गलती हो रही है तो इसको मैं सही करवाऊंगा। शायद इनके समय में ये बात हुई थी कि पुर्तगालियों से सालसीट और बसीन बाजीराव प्रथम ने छीना था। ठीक है, लेकिन अगर गलती होगी तो मैं इसे एडिट करा दूंगा। ठीक है, आप इसके लिए जगह रखिएगा। ठीक, इसके बाद बालाजी बाजीराव ही वो शासक थे जिनके समय मराठा शक्ति का सर्वोच्चतम क्या हुआ? विस्तार हुआ। इन्होंने मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे अचानक से मराठा साम्राज्य बूम करने लगा और ये जहां जाते वहां ये अपने सरदार भी छोड़ देते। क्या कर देते? मतलब किसी को दे देते कि यहाँ का नेतृत्व आप संभालिए। इस तरह से ये शक्ति का विस्तार हो रहा है। ठीक, और आप जब ध्यान देंगे तो 1740 से 1761 के समय में आप देखेंगे इन्हीं के समय में यहाँ अब्दाली का आक्रमण भी हुआ है। ठीक है, अब्दाली का आक्रमण इसलिए हुआ था कि पंजाब, जब मैंने कहा ये विस्तार कर रहे थे, पंजाब में इमादुल मुल्क करके एक शासक हुआ करते थे। इमादुल मुल्क को मतलब अब्दाली का जो नेतृत्व, नादिर शाह का नेतृत्व करता जो था, उसके नेतृत्व जब वहां पे आक्रमण किया था तो पंजाब प्रांत को उन्होंने सौंप दिया था अपने किसी एक गवर्नर को। तो उसको मराठाओं ने हटा करके, बालाजी बाजीराव ने उसको हटा करके 52 में इमादुल मुल्क को वहां का क्या कर दिया? सूबेदार बना दिया। आप कह सकते हैं वहां का शासक नियुक्त कर दिया इन लोगों ने। ठीक है,
और ये रुहेलखंड वगैरह पर भी ये क्या कर रहे थे, ये लोग बोले थे कि हाँ आपको जरूरत होगी तो हम आपको मतलब आप हमारी हेल्प कीजिएगा, वरना अभी तो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आप स्वतंत्र रह सकें, ठीक है, जिससे कि आपको कोई अटैक आपके ऊपर ना करे। तो ये सब चीजें इनके समय में चल रही हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये भी हो रहा है कि जैसे ही ये घटना घटी, अब अब्दाली को इस बात का देख करके बुरा भी लग रहा है, तो इस चीजों से निपटने के लिए काफी समय बीत गया, 52-54 से लेकर 61 का समय आ गया। और एक सही समय आने क्रम में क्या हो रहा है, जब ये साउथ में थे और यहाँ पे इनको लग गया कि हाँ हम मजबूत हो गए हैं, और अब्दाली यहाँ अटैक करने से पहले शाह आलम द्वितीय वगैरह जो थे और जो शासक थे यहाँ के क्षेत्रीय, मतलब जैसे अवध के नवाब हो गए, रुहेलखंड हो गया यहाँ के नवाब, ठीक है, इन सबका पहले सहयोग प्राप्त किया, ठीक है, कि वो तो हिंदू है, तमाम तरह की चीजें ऐसा करके सहयोग प्राप्त किया, जिससे कि अटैक करने के क्रम में क्या हो, इनका कोई मदद ना करे। और जब इनका कोई मदद नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है अब्दाली की सेना घातक होगी ही। और ऐसे क्रम में ही सदाशिवराव भाऊ उस समय यहाँ के इनके नेतृत्व के लिए आए थे, और 1761 में जब अब्दाली ने आक्रमण किया तो यही पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जाना गया। और इन दोनों में युद्ध हुआ जिसमें मराठाओं की क्या हो गई, हार हो गई, और मराठाओं की हार हुई और इनके शक्ति में बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। और वापिस से क्या हुआ, मतलब सदाशिवराव भाऊ जो थे उनका देहांत हो गया, और उसी के गम में आप ऐसा कह सकते हैं कि इनका इतना ज्यादा उनसे लगाव था कि ये इनका उसी के गम में क्या हो गया, देहांत हो गया, ये ज्यादा मतलब बीमार पड़ गए इसी सोच में, इस ग्लानि में भी कि अगर मैं खुद गया होता और मैंने अपनी पूरी सेना वहां लगाई होती तो शायद है कि मैं इतना नुकसान उठाने के बाद जीत जरूर जाता, ठीक है। और ऐसा कह सकते हैं कि इनको इस बात का ग्लानि हो जिसे संभाल नहीं पाए, और ये क्या हो गए, इनका देहांत हो गया। इसी के बाद इनके अगले पुत्र माधवराव 1761 से 71 के बीच में पेशवा रहे हैं। माधवराव भी एक अच्छे शासक थे, जो कि बहुत छोटे अल्प वयस थे, 17 वर्ष इनकी उम्र थी, और इन्होंने क्या किया, पेशवाओं की गद्दी को बहुत बखूबी संभाला। इनके समय में भी पेशवाओं का विस्तार हुआ, इन्होंने अपनी शक्ति को वापस मर्ज कर लिया, लेकिन आप देख रहे हैं 1771 में ही इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ये कह सकते हैं कि पेशवाओं की स्थिति के लिए बहुत दयनीय स्थिति थी, और इन्हीं की मृत्यु हो गई, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि जगह जगह अंग्रेज भी, जैसे आप 1761 से 1771 का कालखंड जब आप देख रहे हैं तो आप यहाँ देखेंगे अंग्रेज भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अंग्रेज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, बंगाल में इनका शासन आया, अलीवर्दी का शासन आया, अलीवर्दी के बाद से ही बंगाल में अंग्रेजों का क्या हो गया, पांव पसारने की शुरुआत ठीक ठाक रूप से शुरू हो गई है। अब 1761 और 71 के कालखंड में जब आप देखेंगे तो बंगाल में प्लासी का युद्ध हो चुका है, ठीक है, उसके बाद बक्सर का भी युद्ध हो चुका है। अंग्रेज अब क्या हो चुके हैं, बंगाल को जीत भी चुके हैं 71 आते आते, ठीक है, उनके अच्छे खासे शासन हो चुका है। माधवराव ताकतवर थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंग्रेज जाके इनसे सीधा लोहा ले ले, भले वो बंगाल में अच्छा खासा उत्कर्ष कर चुके हैं। माधवराव की शक्ति अंग्रेजों से कई ज्यादा थी, लेकिन एक दुर्घटना ये घटी कि माधवराव का असमय देहांत हो गया, और अंग्रेज तो टकटकी लगाए बैठे ही थे, बाकायदे वॉच कर रहे थे कि क्या चल रहा है। तुरंत अंग्रेजों ने क्या किया, इसका लाभ उठाया, और इसके साथ साथ अंग्रेजों ने, जो मैंने बताया कि मराठा वगैरह इनकी जो पेशवा थे, ये अपना शासन क्षेत्र चलाने के लिए कुछ सरदारों को नियुक्त कर देते थे। तो माधवराव का देहांत हो गया तो मराठा साम्राज्य में पेशवाओं में अस्थिरता पैदा हो गई। पेशवा शक्ति को लेकर क्या हो गया, मतलब पेशवाओं में भी गद्दी को पाने के लिए क्या हो गया, आपसी रंजिश शुरू हो गई, और जिसमें ये जो सरदार वगैरह जो पहले से नियुक्त थे, ये लोग क्या हो गए, वापिस टाल मटोल करने लगे। अब अंग्रेज भी चुप कैसे बैठता, अंग्रेज भी क्या किया, इन सब का लाभ उठाया, वो भी बीच में कूद पड़ा, और वो भी कह रहा है कि हमारी भाई शक्ति है, देखिए हम कर्नाटक जीत कर आए हैं, हम बंगाल जीत कर आए हैं, हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी, हमारी अपनी सेना है और अच्छी खासी सेना है, आप जिसे कहिए हम उसका सहयोग कर दें, ठीक है। इन्हीं सब चीजों के चलते क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर माधवराव के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सरदार थे वो भी स्वतंत्र हो गए, अंग्रेज भी एकदम टकटकी लगाए देख रहे हैं। उन्होंने इस चीज को अच्छे से भुनाया कि आगे चल के कैसे हमें मराठों को अपनी गिरफ्त में लेना है, क्योंकि जब वो देखे कि मराठे अब टूट रहे हैं तो उन्होंने ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा ना कि मराठे एक हो ही ना पाए, किसी कीमत पे एक ना हो पाए। क्योंकि मराठों में एक खासियत होती थी, वो अपनी मराठा क्षेत्र और स्वतंत्रता को लेकर एकता उनमें अपने आप आ जाती थी, लेकिन वो इतने शातिर अंग्रेज की वो एकदम फूट डालने के लिए एकदम तैयार बैठे थे, और बिना फूट डाले अंग्रेज हरगिज ही उनसे नहीं जीत पाते। क्योंकि पेशवा की गद्दी के लिए जो लालच कर रहा है तो अंग्रेज उसको कहेंगे चलो हम आपको पेशवा बना देंगे। ऐसा ही हुआ,
अंग्रेज ने माधवराव की मृत्यु के बाद एक व्यक्ति था उसको पेशवा बनाने का लालच दिया और उनके सरदार जो थे अलग सिंधिया वगैरह टाइप के, ये लोग अलग लोग को समर्थन दे रहे थे। तो बाद में हुआ क्या कि जो अंग्रेज थे वो जिसको कहे थे ना उसका साथ छोड़ करके वापस दूसरे वाले पक्ष में आ गए और उसकी लुटिया डुबो दिया, ऐसे धोखा देकर उसको खत्म कर दिया। वापस जिसको ये लोग चाहते थे सरदार लोग को, इनको क्या कर दिया, अंग्रेजों ने समर्थन देकर पेशवाओं में नियुक्त करवाया। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज इतना हस्तक्षेप कर रहे हैं तो उनका आगे कितना बढ़ गया। और मैंने यहाँ लिखा है कि माधवराव की मृत्यु के बाद बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले, इस तरह से कुछ क्षेत्रों में कुछ सरदार जो कि बहुत ताकतवर थे वो स्वतंत्र हो गए। ठीक है, और स्वतंत्र होने के बाद पूना की स्थिति, क्योंकि पेशवाओं का जो मुख्यालय था वो पूना होता था, क्या था इनके समय में, मतलब आप कह सकते हैं कि बाजीराव जो है, बालाजी बाजीराव, इनके समय में मुख्यालय पूना बन गया है। ठीक है, इसके बाद पूना मुख्यालय था तो पेशवाओं का शासन वहीं से चलता था। आगे चल के हो क्या रहा है, 1775 में अंग्रेजों का दखल बढ़ गया बहुत ज्यादा और उसी के बाद आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत हो गई। 1775 ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या है, निर्णायक मोड़ है, जहां से आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और इस प्रकार से मराठा और अंग्रेजों का संघर्ष होगा और अंत में 1818 आते आते क्या हो जाएगा, मराठाओं की पूरी शक्ति क्या हो जाएगी, अंग्रेजों द्वारा छीड़ कर दी जाएगी। इस तरह से आज का ये जो टॉपिक है वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। हम आगे के जो मराठा संघर्ष है उसके बारे में थोड़ा सा अगले टॉपिक में बता देंगे और ये संघर्ष समाप्त होगा और अंग्रेज एक क्षेत्र को और क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।